शुभ रात्रि आदरणीय दर्शकों। आज 13 नवंबर 2025 है और हम भारत में पेंशन से जुड़ी 5 अहम खबरें लेकर आए हैं। हम बात करेंगे कॉर्पोरेट एनपीएस में बड़े बदलावों की, एक ऐसे न्यायालय के फैसले की जो विदेशी कर्मचारियों को प्रभावित करता है, एनआरआई पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सुविधाओं की और एक नए नियम की जो फैमिली पेंशन को 75% से जोड़ता है। आराम से बैठिए क्योंकि आज जो भी खबरें देखेंगे सब में एक ही बात जुड़ी है। कैसे सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति जानकारी की कमी या अस्पष्ट नियमों की वजह से अपनी पेंशन न खोए। आइए शुरू करते हैं। पहली खबर आती है पेंशन फंड नियमन और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए से। इस संस्था ने नेशनल पेंशन सिस्टम के कॉर्पोरेट मॉडल यानी एनपीएस के लिए नया सर्कुलर जारी किया है जो यह बदल देता है कि रिटायरमेंट फंड कौन संभालेगा और उस पैसे का निवेश कहां और कैसे किया जाएगा। अब तक कई कंपनियों में एक सीधी लेकिन काफी अन्यायपूर्ण बात होती थी। कंपनी ही पेंशन फंड और निवेश रणनीति चुन लेती थी और कर्मचारियों से लगभग कोई सलाह नहीं ली जाती थी। कर्मचारी हर महीने अपने वेतन पर्ची में कटौती तो देखते थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता था कि उनके बचाए हुए पैसे का क्या हो रहा है और निर्णय लेने की ताकत भी बहुत कम थी। नई व्यवस्था के तहत जब भी कंपनी कर्मचारियों के नाम पर एनपीएस में योगदान देगी, चाहे कर्मचारी के योगदान के बराबर या उससे अधिक, तब पेंशन फंड मैनेजर और निवेश योजना का चुनाव नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच औपचारिक समझौते से होगा। यानी अब एक तरफा फैसले नहीं चलेंगे। सोचिए मीरा के बारे में। 32 साल की एक इंजीनियर जो एक टेक कंपनी में काम करती है। उसकी कंपनी कॉर्पोरेट एनपीएस में हिस्सा लेती है, लेकिन अभी तक उसे फंड की पसंद या निवेश के जोखिम स्तर पर लगभग कोई आवाज नहीं थी। नई नियमावली के साथ कंपनी और कर्मचारियों के प्रतिनिधि साथ बैठेंगे, विकल्पों की समीक्षा करेंगे, 20 से 30 साल के लंबे समय के रिटर्न की तुलना करेंगे और फिर ऐसा समझौता साइन करेंगे जो कर्मचारियों की पसंद को दर्शाए। पीएफआरडीए ने यह भी साफ कर दिया है कि यह फैसला एक बार लेकर हमेशा के लिए फ्रीज नहीं रहेगा। कंपनी को हर साल चुने गए फंड के प्रदर्शन की समीक्षा करनी होगी और जरूरत पड़े तो फंड बदल भी सकेगी, लेकिन हमेशा पहले से तय प्रक्रिया के अनुसार और 20 या 30 साल के लंबे क्षितिज को ध्यान में रखते हुए, न कि सिर्फ एक सप्ताह के बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर। इसके अलावा कर्मचारी स्वेच्छा से एनपीएस के अन्य स्कीमों का भी उपयोग कर सकेंगे, जिसमें नया मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क भी शामिल है ताकि वे अतिरिक्त योगदान कर सकें। इस आपसी समझौते में अलग अलग जोखिम प्रोफाइल के लिए विकल्प देने होंगे। युवा कर्मचारियों के लिए अधिक इक्विटी, शेयर आधारित निवेश और रिटायरमेंट के करीब पहुंचे कर्मचारियों के लिए अधिक सुरक्षित फिक्स्ड इनकम विकल्प। कंपनी अगर चाहे तो इतना आगे भी जा सकती है कि हर कर्मचारी को पूरी स्वतंत्रता दे दे कि वह कॉर्पोरेट एनपीएस के भीतर अपना फंड और निवेश योजना खुद चुने, बिना किसी सामूहिक समझौते की जरूरत के। दूसरे शब्दों में संदेश साफ है, पैसा कर्मचारी का है, भविष्य कर्मचारी का है और फैसला लेने में उसकी आवाज जरूर सुनी जानी चाहिए। हमारी दूसरी कहानी हमें अदालतों तक ले जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तथाकथित इंटरनेशनल वर्कर्स यानी उन विदेशी कर्मचारियों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जो भारतीय संगठनों में काम करते हैं। अदालत ने उन प्रावधानों को वैध ठहराया है जो इन कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में अनिवार्य सदस्यता और पूरे वेतन पर योगदान को आवश्यक बनाते हैं, बिना उस अधिकतम सीमा के जो आज अधिकांश भारतीय कर्मचारियों पर लागू होती है, जहां आमतौर पर योगदान 15,000 रुपये मासिक मूल वेतन तक सीमित रहता है। व्यवहार में इसका मतलब ये है कि यदि कोई विदेशी पेशेवर अपने वेतन का एक हिस्सा भारत में और दूसरा हिस्सा विदेश में प्राप्त करता है, तो दोनों हिस्सों को ईपीएफ योगदान की गणना में शामिल किया जा सकता है। भारतीय नियोक्ता और प्रवासी कर्मचारी को कानूनी दर के अनुसार उस पूरे वेतन पर योगदान करना होगा। मान लीजिए लुकास, एक जर्मन इंजीनियर जिसे बेंगलुरु स्थित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने नियुक्त किया है। फैसले से पहले कंपनी नियमों की ढीली व्याख्या कर सकती थी और संभव है कि उसके पारिश्रमिक का कुछ हिस्सा योगदान के आधार से बाहर रखती। नई न्यायिक व्याख्या के तहत यदि लुकास अपने मूल देश में किसी समान सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से कवर नहीं है या किसी द्विपक्षीय समझौते के दायरे में नहीं आता, तो कंपनी पर यह कानूनी जिम्मेदारी होगी कि उसे पूरी तरह ईपीएफ में शामिल करे। यह निर्णय क्यों लिया गया? अदालत ने यह जांचा कि क्या ये नियम विदेशी कर्मचारियों के साथ भारतीय कर्मचारियों की तुलना में भेदभाव करते हैं। उसका निष्कर्ष यह है कि यह वर्गीकरण एक उचित आधार पर आधारित है। कई प्रवासी कर्मचारी भारत में अपेक्षाकृत कम समय के लिए और अधिक वेतन पर काम करते हैं और विधायिका की मंशा यह रही है कि जब तक वे देश में काम कर रहे हों, वे भी भविष्य निधि प्रणाली में योगदान दें
और उनके पास न्यूनतम सुरक्षा का एक जाल मौजूद रहे। कंपनियों के लिए इस फैसले का मतलब है कि उन्हें अपने अनुबंधों, पैरोल नीतियों और मानव संसाधन प्रणालियों की समीक्षा करनी होगी। यह सिर्फ लेखा जोखा बदलने की बात नहीं है, बल्कि ऐसे उल्लंघनों से बचने की जरूरत है जो आगे चलकर दंड और मुकदमों का रूप ले सकते हैं। विदेशी कर्मचारियों के लिए यह खबर दो पहलुओं वाली है। एक तरफ उनके हाथ में आने वाला वेतन थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि योगदान बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें भी भविष्य निधि लाभों का अधिकार मिलेगा और वे देश छोड़ने या रिटायर होने पर ईपीएफ के नियमों के अनुसार उन धनराशियों को वापस लेने या उपयोग करने के हकदार होंगे, जैसा उनके मामले में लागू हो। दिन प्रतिदिन अधिक वैश्विक होते कामकाजी माहौल में इस तरह के फैसले यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता बुनियादी सामाजिक सुरक्षा के खिलाफ न जाए। अब हम उन पेंशन भोगियों की बात करते हैं जो अपने देश से दूर रहते हैं। तीसरी खबर उन एनआरआई पेंशनर्स पर केंद्रित है, यानी ऐसे भारतीय नागरिक जो अब विदेश में रहते हैं लेकिन जिन्होंने कभी केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के लिए काम किया और आज भारत से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। हर साल इन पेंशन भोगियों को अपना जीवन बडेटी टेंटी ग्यूज डंटे टेटी पेटी तटे टेटी प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है ताकि यह साबित हो सके कि वे जीवित हैं और पेंशन का भुगतान जारी रहना चाहिए। सामान्य नियम यह है कि यह प्रमाण पत्र नवंबर में जमा किया जाता है, जबकि 80 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए अक्टूबर से ही यह सुविधा उपलब्ध रहती है। सबसे बड़ी सुविधा आज यह है कि अब शारीरिक रूप से भारत में होना जरूरी नहीं है और हर बार दूतावास जाना भी आवश्यक नहीं है। सिस्टम को आधुनिक बनाया गया है और कई विकल्प दिए गए हैं। जब पेंशन भोगी भारत में हों तो बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर प्रमाण पत्र दे सकते हैं। विदेश में रहने वालों के लिए दूतावास और वाणिज्य दूतावास पर यह सुविधा है। और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन प्रमाण पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल तरीके से भी प्रमाण पत्र दिया जा सकता है, जहां आधार के साथ बायोमेट्रिक डिवाइस या फेस रिकॉग्निशन का उपयोग किया जाता है। सोचिए सुरेश के बारे में, जिन्होंने 30 साल राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में काम किया और आज अपने बच्चों के साथ कनाडा में रहते हैं। कई सालों तक हर नवंबर उनके लिए तनाव का महीना था। भारत में फोन, कागजी काम, देरी। आज सही ऐप और इंटरनेट कनेक्शन के साथ वे अपना जीवन प्रमाण पत्र अपने घर से ही डिजिटल रूप से जनरेट कर सकते हैं, बिना महंगी फ्लाइट्स और अंतहीन कागजी प्रक्रियाओं के। हाँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अगर समय पर प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो बैंक या भुगतान करने वाली संस्था पेंशन के भुगतान को रोक सकती है जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए। ये कोई सजा नहीं, बल्कि नियंत्रण की व्यवस्था है, ताकि मृत्यु के मामलों में जिनकी सूचना नहीं मिली गलत भुगतान न होते रहे। हर साल किया गया यह छोटा सा काम तय कर सकता है कि पेंशन समय पर आएगी या फिर आपकी आमदनी कई महीनों के लिए रुक जाएगी। हमारी चौथी और आखिरी खबर का सीधा असर उन माता पिता पर पड़ता है जो अपने बेटे या बेटी के निधन के बाद सरकारी सेवा से मिलने वाली फैमिली पेंशन पर निर्भर हैं। सरकार ने फैमिली पेंशन के नियमों को अपडेट किया है और अब यह अनिवार्य कर दिया है कि जो माता पिता यह लाभ लेते हैं उन्हें हर साल एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करना होगा, ताकि उन्हें मिलने वाला 75% फैमिली पेंशन हिस्सा जारी रहे। जो यह दस्तावेज जमा नहीं करेंगे उनकी पेंशन कम हो सकती है या भुगतान अस्थायी रूप से रोका भी जा सकता है। भले ही इस दस्तावेज का सही स्वरूप अलग अलग विभागों और पेंशन प्राधिकरणों के अनुसार थोड़ा बदल सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर बात यह है कि माता पिता को साल में एक बार यह साबित करना होगा कि वे अभी भी इस पेंशन के पात्र हैं। उदाहरण के लिए, वे अब भी आर्थिक रूप से निर्भर हैं और उन्होंने ऐसा नया विवाह नहीं किया है जिससे उनकी पात्रता की स्थिति बदल जाए। सोचिए 70 साल की देवी जी के बारे में, जिनके बेटे की
जो केंद्र सरकार में कर्मचारी था, मृत्यु हो चुकी है। तब से फैमिली पेंशन ही उनकी मुख्य आय का स्रोत है, जिससे वे किराया, दवाइयाँ और रोजमर्रा का खर्च चलाती हैं। नए नियम के तहत देवी जी को हर साल वह दस्तावेज जमा करना होगा जो पेंशन देने वाली प्राधिकरण उनसे मांगेगी। अगर उन्हें कोई ठीक से न बताए, अगर चिट्ठी बीच में कहीं खो जाए या उन्हें नई शर्त समझ में न आए, तो उनका सबसे जरूरी आय स्रोत रुकने का खतरा बन सकता है। इसलिए इस कदम के दो पहलू हैं। एक तरफ पारदर्शिता के स्तर पर यह सरकार को मदद करता है ताकि उन मामलों में गलत भुगतान न हो जहां 75% लाभ जारी रखना नियमों के अनुसार अब उचित नहीं है। लेकिन मानवीय स्तर पर यह सरकार और विभागों पर ज्यादा जिम्मेदारी डालता है कि वे जानकारी, सहयोग और सहायता को मजबूत करें ताकि बुजुर्ग और कमजोर लोग जानकारी की कमी के कारण अपने अधिकार न खो दें। जो लोग फैमिली पेंशन लेते हैं उनके लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। अपनी पेंशन ऑफिस या बैंक से साफ साफ पूछें कि उन्हें कौन सा दस्तावेज जमा करना है। यह जाने कि कितने समय में उसे नवीनीकृत करना है और आखिरी तारीख क्या है। जो भी कागज जमा करें उसकी कॉपी अपने पास रखें और संभव हो तो रसीद या लिखित प्राप्ति स्वीकृति जरूर लें। दस्तावेज शब्द के पीछे पूरी जिंदगियां छुपी होती हैं। ब्यूरोक्रेसी यानी कागजी प्रक्रिया ऐसी दीवार नहीं बननी चाहिए जो उन माता पिता के लिए रुकावट बन जाए जिन्होंने पहले ही अपने बेटे या बेटी को खो दिया है और अब बस इतनी उम्मीद करते हैं कि उन्हें थोड़ा सा आर्थिक सहारा मिल सके। और बस इतना ही। दिन के अंत में पेंशन सिर्फ कागज पर लिखी हुई संख्या नहीं होती। यही वह पैसा है जिससे दादी अपनी दवा खरीद पाती हैं, घर की थाली में खाना आता है, किराया समय पर चुकाया जाता है और वह इज्जत मिलती है जो किसी ने दशकों मेहनत करके कमाई है। हमारी आज की अपील बहुत सीधी है। अगर आप अभी नौकरी में हैं तो अपने NPS, EPF या कॉर्पोरेट पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी लीजिए। सवाल पूछिए, बैठकों में हिस्सा लीजिए, बिना समझे कागजों पर साइन मत कीजिए। अगर आप पहले से पेंशनर हैं तो जीवन प्रमाण पत्र या दस्तावेज अपडेट करने का काम कल पर मत टालिए। और अगर आपके परिवार में बुजुर्ग हैं तो उनकी मदद कीजिए, उन्हें समझाइए कि क्या करना है और कहां से सहायता मिल सकती है। वह समाज ज्यादा न्यायपूर्ण और ज्यादा मानवीय होता है जो अपने बुजुर्गों का ख्याल रखता है, कागजी प्रक्रिया को आसान बनाता है और कामगारों की आवाज सुनता है। भारत में पेंशन से जुड़ी इस विशेष प्रस्तुति में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी और भी साफ, सरल और परिवारों के हित में तैयार की गई जानकारी के साथ।